उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। जब हम मेघालय में गारो पहाड़ियों का दौरा कर रहे थे तो हमने सड़क के किनारे एक बाजार देखा। इस बाजार से हम इतना आकर्षित हुए कि हम वहां बिक रहे उत्पादों को देखने से खुद को रोक नहीं सके। दरअसल यहाँ वो सब्जियां बिक रही थीं जो स्थानीय रूप से पैदा की जाती हैं। इनमें से कुछ सब्जियों को तो हम पहचानते थे, लेकिन कुछ सब्जियां हमारे लिए अनजान थीं। हालांकि इनके रंग और रूप को देखकर कोई भी आसानी से पता लगा सकता है कि ये 100% जैविक खेती के जरिए उगाई गई थीं, जिनमें पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में थे। गारो हिल्स क्षेत्र ऊंचाई में कम है और मेघालय के शेष भाग की तुलना में यहाँ जलवायु गर्म है। इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की सब्जियां पैदा की जाती हैं। वैसे गारो हिल्स में पर्याप्त वर्षा होती है और इसीलिए यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। इसके अलावा गारो लोग बहुत मेहनती होते हैं और खेती अच्छी तरह से करना जानते हैं। चायोटे स्क्वैश एक प्रकार की सब्जी है जो लौकी परिवार से है और इसका मूल स्थान मध्य मैक्सिको है। ये व्यापक रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया में उगाई जाती है। ये पौधा बड़े पैमाने पर घर के लगभग हर बगीचे में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब्जी मेघालय सहित उत्तर पूर्व के लोगों का पसंदीदा आहार है। उत्तर पूर्व में इसे स्क्वैश कहा जाता है। जब हम लौकी परिवार की सब्जियों की बात करते हैं तो सबसे पहले बॉटल गार्ड यानी आम लौकी ही दिमाग में आती है। इस सब्जी में विटामिन ए, बी, सी, के और ई पाए जाते हैं। इसमें मैंगनीज, पोटेशियम और आयरन जैसे कई खनिजों की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसीलिए लौकी की सब्जी को सबसे पौष्टिक सब्जी कहा जाता है। भारत में प्रतिवर्ष कुल खाद्य उत्पादन में से लगभग 13 करोड़ मीट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन होता है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जहां भारत की तुलना में अधिक सब्जियों का उत्पादन होता है। बैंगन का भरता, ये नाम आते ही किसके मुंह में पानी नहीं आता होगा। बैंगन भारत में बहुत व्यापक रूप से उगाई जाने वाली सब्जी है। इसके ऊपर मुकुट नुमा डंठल होने की वजह से इसे सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। बैंगन भारत में लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर उगाया जाता है और विश्व में होने वाले बैंगन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 26% है। मेघालय के गारो पहाड़ियों में बैंगन की खेती काफी मात्रा में की जाती है। इसके अलावा हमने गारो हिल्स में ग्रीन बीन्स की खेती भी देखी, जिनके बढ़ने की शैली के हिसाब से इन्हें 2 समूहों में बांटा जा सकता है। कुछ का पौधा लगभग 2 फीट ऊंचा होता है और इन्हें चढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें बुश बीन्स कहते हैं। हालांकि कुछ बीन्स यानी फलियां बेलों के रूप में बढ़ती हैं। इनकी लंबाई 10 से 20 फीट तक हो सकती है। इन्हें पोल बीन्स कहते हैं क्योंकि इन्हें चढ़ने के लिए ट्रेलिस या डंडे की आवश्यकता होती है। गारो हिल्स में जो दूसरी सब्जियां उगाई जाती हैं, वो हैं भिंडी, मूली और आलू वगैरह। जब हमने यहाँ का दौरा किया तो ओकरा का मौसम समाप्त हो चुका था, लेकिन हमने इसके कुछ पेड़ जरूर देखे। शायद ये देर से आने वाली प्रजाति के पेड़ थे।
उस समय 2 सब्जियां, मूली और आलू के पौधे लगे हुए थे, लेकिन अभी कटाई के लिए तैयार नहीं थे। मूली के पत्ते सब्जी के तौर पर पकाए जाते हैं और इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। मूली और आलू, ये दोनों सब्जियां भूमि के अंदर मूल यानी जड़ रूप में बढ़ती हैं। पौधे के आसपास निराई करते रहना आवश्यक होता है। ये काम हाथ से या खुरपी की मदद से किया जाता है। इससे भूमि नर्म बनी रहती है, जिससे पौधों और जड़ यानी मूली और आलू की अच्छी बढ़वार होती है। कुछ किसान भूमि के एक ही टुकड़े पर कई प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। हम यहाँ एक महिला किसान से मिले जो इसी प्रकार अपने खेत में प्याज, मूली, मटर और कुछ पत्तेदार सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक कर रही हैं। ठंड के मौसम में गारो हिल्स में फूल गोभी और बंद गोभी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। हालांकि ये दोनों सब्जियां किसी भी प्रकार की मिट्टी में पैदा हो जाती हैं, लेकिन दोमट मिट्टी इनकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इन्हें बोने से पहले खेत की 4 या 5 बार अच्छी तरह से जुताई की जानी चाहिए। जलवायु और मिट्टी की स्थिति के आधार पर समतल भूमि पर नालियों या फर में रोपाई की जाती है। फूल गोभी की 3 किस्में हैं, जो शुरुआती मौसम, मध्य मौसम और देर वाली किस्म है। अधिक उत्पादन के लिए रोपण के समय पौधों के बीच अंतर उसकी किस्म के हिसाब से रखा जाना आवश्यक है। जैसे मध्य मौसम वाली फसल में पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है और जो फसल देर से लगाई जाती है उसके लिए यही अंतर 60 सेंटीमीटर का होता है। हालांकि बाजार में आमतौर पर छोटे और मध्यम आकार की गोभी की मांग होती है, इसलिए रोपण दूरी को कम करके फूल गोभी या बंद गोभी का अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए किसान बढ़िया उत्पादन के लिए रोपण के समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखने को प्राथमिकता देते हैं। फूल गोभी और बंद गोभी की खेती के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करती है। गारो हिल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के किसान रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते। ये केवल जैविक खाद पर निर्भर रहते हैं। मैं खेती बाड़ी करूँ और मैं अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करता हूँ। ये एक बढ़िया जैविक खाद है। मैं सब्जियाँ उगाने के लिए अपने खेत में केवल जैविक खाद का ही प्रयोग करता हूँ। मैं अपनी इस फसल से 10 से 12 कुंटल फूल गोभी की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं इस उपज को स्थानीय बाजारों में बेचूंगा, जिससे मुझे 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम का मूल्य मिल जाएगा। गारो हिल्स में वर्मी कंपोस्ट और दूसरे जैव उर्वरकों का उपयोग करके खेती की जाने वाली एक और प्रमुख फसल को भला कैसे भुलाया जा सकता है, और वो है टमाटर, जिसे वनस्पति विज्ञान में फल की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन आमतौर पर ये सब्जी के तौर पर उपयोग की जाती है। गारो हिल्स से टमाटर की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि ये एक नगदी फसल है जो भरपूर लाभ प्रदान करती है। मेघालय में वर्मी कंपोस्ट जो है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ में ऑर्गेनिक मिशन में मेघालय स्टेट जो है उसकी तरफ जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक फार्मर्स को एक लो कॉस्ट वर्मी कंपोस्ट करके टेक्नोलॉजी जो है डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है वेस्ट गारो हिल्स में। अभी तक हम लोग 30 यूनिट्स इंस्टॉल कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ में हम लोग का सुपारी का बागान बहुत है फार्मर किसान भाइयों के पास, और हमारा जो पहाड़ी एरिया जो है इसमें हमारा बनाना बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग ने एक टेस्ट किया था इसका लो कॉस्ट का, कि तीन फूड सब्सट्रेट यूज़ करके। एक है सुपारी का जो भी पत्ता होता है उसको छोटा छोटा काट के हम लोग यूज़ किया था। एक है हमारा बनाना का कोला घास का जो भी स्टेम है और लीफ से उसको छोटा छोटा काट के यूज़ किया था। और एक है हमारा जो भी किचन से काटा काटी सब्जी का रिमेनिंग जो फेंकते हैं कचरा जो है उसको हम लोग ने कलेक्ट करके एक ही दिन में हम लोग ने टेस्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा
और वो उनका जो बच्चा पैदा होता है वो कोला घास का जो भी हम लोग ने पौधा यूज़ किया है उसमें ज़्यादा पाया जाता है, और जल्दी जो हो जाता है वर्मी कंपोस्ट बन जाता है वो कोला घास के उसमें बन जाता है। गारो पहाड़ियों की जलवायु ऐसी है कि यहाँ पूरे साल सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। ये कहा जा सकता है कि राज्य के सब्जी उत्पादन में गारो हिल्स के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वैसे तो भारत को शाकाहारी देश कहा जाता है, लेकिन असम राज्य में अधिकतर आबादी मांसाहार को पसंद करती है और इसमें भी अधिकता पोर्क यानी सुअर का मांस पसंद करने वालों की है। इसीलिए देश की कुल सुअर आबादी का 40% अकेले उत्तर पूर्व क्षेत्र में ही पाया जाता है। और अगर दूसरे राज्यों से तुलना करें तो इस क्षेत्र में असम पहले नंबर पर आता है, क्योंकि असम में सुअरों की संख्या सबसे अधिक है। वर्तमान में असम में सुअरों की संख्या लगभग 16 लाख है, जो देश में सुअरों की कुल आबादी का पूरे 16% है। पूरे भारत में सुअरों की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्रोटीन की आवश्यकता को मटन, बत्तख और चिकन जैसे आम स्रोतों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उत्तर पूर्व में सुअर के मांस की भारी मांग है। विदेशी नस्लों की तुलना में असम के मूल सुअरों की वृद्धि दर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ इनकी प्रजनन दर भी बहुत कम है। इसीलिए कहा जाए तो यहाँ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सुअर उत्पादन हेतु आनुवांशिक सुधार और वैज्ञानिक प्रबंधन आवश्यक है। हमने गुवाहाटी शहर से 27 किलोमीटर दूर रानी स्थित राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र का दौरा किया, जो देश का एकमात्र सुअर अनुसंधान केंद्र है। ये केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम कर रहा है। ये संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य है सुअरों से संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करना, सुअर उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना और देश के सुअर पालन कर रहे लोगों की मदद करके सुअर पालन का प्रचार करना, ताकि लोगों को पर्याप्त पोषण प्राप्त होता रहे और साथ साथ सुअर पालन के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा भी मिलती रहे। इस जीव विज्ञान केंद्र में काम कर रहे वैज्ञानिक आधुनिक जीव विज्ञान की विभिन्न तकनीकों जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन्स की क्लोनिंग आदि पर कार्य कर रहे हैं। Assam government has started a well bank project. This is in short term it is called APART. जो भी आदमी लोग इधर आया है वो लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्सेप्ट है पिग बंधु। So they are the pig बंधुस। लो वोल्टेज शॉक है, 120 वोल्ट का शॉक है। तो अराउंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड हम जब शॉक देगा उसका जो सेंस पार्ट है चले जाता है ना। उसको अभी हम जब ब्लीडिंग करेगा उसका पेन पता नहीं चलता है। अभी हम लोग क्या करेगा, हम लोग जो एनिमल को एक स्लॉटर किया, वो स्लॉटर करके उसको साफ़ किया, साफ़ करके हमको उसको चिलर में रखा। चिल्ड मीट को हम उसका हड्डी वगैरह सेपरेट कर दिया,
उसका स्किन सेपरेट किया, उसका फैट सेपरेट किया, चर्बी सेपरेट किया, उसका मीट सेपरेट किया। ठीक है। सो अभी हमारे पास उसका मीट है और उसका चर्बी है। ये दोनों हम लोग उसको पहले चिल्लिंग किया, फ्रिज में रखा, फ्रिज में रखे उसको मिन्सिंग किया, फिर उसका कीमा बनाया। जब हम उसको प्रोडक्ट बनाएगा, जो खाने वाला आदमी को वैरायटी मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या मिलेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट ऑलमोस्ट से 150 to 200 रुपीज़ ज़्यादा प्रॉफिट। सो आज हम आपको एक प्रोडक्ट दिखाएंगे, जैसे सॉसेज। सो उसमें हमको मीट है, चर्बी है, आइस है, ओके, मैदा है, ये आपको नमक है, चीनी है, इसमें आपको लहसुन प्याज है, ठीक है, इसमें आपको गरम मसाला है। ठीक है। सो इतना ही इंग्रेडिएंट्स से हम बनाते हैं। ये आपको एक बड़ा मिक्सी जैसे समझ सकता है। यहाँ सुअर स्वास्थ्य प्रबंधन और मूल्य संवर्धन पर भी शोध कार्य किया जा रहा है। आज दुनिया में सुअर का मांस सबसे लोकप्रिय मांस है। विश्व में लगभग 36% मांस की खपत सुअर के मांस से ही होती है। असम में स्वदेशी सुअर ही सुअर उत्पादन का आधार हैं, लेकिन इनकी उत्पादन क्षमता कम है। स्थानीय सुअरों का आकार छोटा होता है और इनका उत्पादन भी कम है, लेकिन ये विषम परिस्थितियों में भी खुद को अनुकूल बना लेने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए ये बीमार भी कम पड़ते हैं और इन्हें चारा भी खिलाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये व्यावसायिक दृष्टि से कम लाभदायक हैं। इसलिए विदेशी नस्लों के साथ स्वदेशी नस्लों को क्रॉस करके ग्रेडिंग के द्वारा अब बेहतर नस्लों का उपयोग किया जा रहा है। हमारा यहाँ पे एक्जोटिक जाम्प्लाज्म है, इंडिजिनस जाम्प्लाज्म है एंड कुछ क्रॉसब्रेड जाम्प्लाज्म है। एक्जोटिक जाम्प्लाज्म में जो हैम्पशायर, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, डूरॉक, ये 3 वैरायटी जो है हमारा पास अवेलेबल है। और इंडिजिनस जाम्प्लाज्म में हमारे पास घुंघरू, जो इंडिया का सबसे पहला रजिस्टर्ड पिग ब्रीड है, फर्स्ट रजिस्टर्ड पिग ब्रीड, वो हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग इसमें रखा गया है। एज कंजर्वेशन का तौर पे इसको हम यहाँ पे कंजर्व करते हैं। हम फील्ड लेवल से एनिमल कलेक्ट करते हैं, उसका कैरेक्टर, उसको ग्रेडिंग अप करके उसको इंटरसेमेटिंग एंड इनब्रीडिंग रुकने के लिए जितना सारे साइंटिफिकली ब्रीडिंग किया जा सकता है उसी हिसाब से उसको हम इम्प्रूव करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। ये जो इंडिजिनस जाम्प्लाज्म जो घुंघरू है, ये छोड़ के हमारे पास डूम पिग जो आसाम का इंडिजिनस जाम्प्लाज्म है, जो कि हमारा केवी के दुधनई में रहा है। तो दुधनई में केवी के दुधनई में हमारा जो फार्म है वहाँ पे हम डूम पिग का भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। उसका इम्प्रूवमेंट के लिए हम उसका कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो फार्मर्स का डिमांड है, जिसमें हमारा डिमांड सप्लाई गैप ऑलमोस्ट 60% है। पोर्क प्रोडक्शन इंडिया में एज ए होल 50 to 60% प्रोडक्शन का कमी है। उसका मेजर रीजन है जो 70 to 75% इंडिजिनस पिग्स है, जिसका प्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो 15 AICRP सेंटर है, हमारा खुद का जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। जो हमारा देसी पिग्स है उसके 6 या 5-6 से ज़्यादा बच्चा नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्रॉसब्रेड पिग वैरायटी जो रानी है उसमें हमें 9 से 10 बच्चा मिल ही जाता है एवरेज। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से
सुअरों की 2 क्रॉस ब्रीड प्रजातियों को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इनमें से एक है रानी, जिसे विदेशी प्रजाति हैम्पशायर को क्रॉस ब्रीड द्वारा एक देशी प्रजाति घुंघरू के साथ विकसित किया गया था। नई रानी में दोनों प्रजातियों के 50% गुण पाए जाते हैं। रानी प्रजाति के सुअर का वजन 8 महीने में 75 किलोग्राम तक हो जाता है। इसी तरह ड्यूरॉक एक और विदेशी प्रजाति है, जिसे रानी के साथ क्रॉस ब्रीड करके विकसित किया गया है। इसे आशा नाम दिया गया था। आशा का वजन 8 महीने में 80 किलो तक हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार रानी पिगलेट उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, जबकि आशा प्रजाति के सुअर मांस की खपत को पूरा करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। असम में जिन प्रजातियों को व्यावसायिक रूप से पाला जाता है, उनमें शामिल हैं हैम्पशायर, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ड्यूरॉक, आशा और रानी। इसके अलावा घुंघरू और डम नस्लें भी हैं। प्रजाति चाहे कोई भी हो, लेकिन स्वच्छता बनाए रखना और सुअरों को प्रतिदिन स्नान कराना सबसे महत्वपूर्ण है। असम के ग्रामीण क्षेत्रों में सुअर पालन एक छोटे स्तर का उद्यम है। आमतौर पर एक घर में एक समय में 4 या 5 सुअर ही पाले जाते हैं, लेकिन इतने छोटे पैमाने पर सुअर पालने के बावजूद सुअर पालन ग्रामीण लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सुअर बिक्री से होने वाली आय से आवश्यक घरेलू और खेती के दूसरे खर्चे पूरे होते हैं। यहाँ पर अधिकतर महिलाएं ही सुअर पालन के कार्य में लगी हुई हैं। इस प्रकार सुअर पालन परिवार में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। पहले हम लोग जो गांव का जो सुअर पालता था, उसमें हमको बच्चा नहीं मिलता था, ज़्यादा 5 या 4 होता था। अभी NRC फार्म से लेके आने से उसमें बच्चा बहुत मिलता है, 10 भी मिलता है और कभी 15 भी मिलता है। समय समय से वहाँ का वैज्ञानिक आके हमारे सुअर को देखते हैं, मेडिसिन देते हैं और भी वैक्सीन देते हैं। पहले हम गांव का सुअर पालने से हमको ज़्यादा नहीं मिलता था, 5,000 या 4,000 मिलता था। वहाँ का NRC फार्म का सुअर पालने से अब हमको तो 25,000 भी मिलता है, कभी 20,000 मिलता है। असम में आज भी कुछ बदलावों के साथ पारंपरिक प्रबंधन के तरीके अपनाए जा रहे हैं। सरकार भी बेहतर नस्ल के पिगलेट की आपूर्ति कर सुअर पालकों की मदद कर रही है। सरकार द्वारा टीकाकरण और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं और साथ ही सरकार स्वाइन फ्लू और दूसरी महामारियां जो स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं, उनसे सुअरों की देखभाल करती है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो डबलिंग फार्मर्स इनकम, जो हमारा क्रॉसब्रेड हाई प्रोड्यूसिंग जार्मप्लाज्म है, ये फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए, दुगना करने के लिए, बहुत कम समय में अति लाभदायक हिसाब से इसको दुगना करने के लिए ये जो क्रॉसब्रेड जार्मप्लाज्म जो हमारे यहाँ से रिलीज किया गया, ये बहुत ही लाभदायक है। सरकार द्वारा सुअर पालन के अलावा सुअर के घरों के निर्माण के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। सुअर उत्पादन से आज न केवल सुअर पालन करने वालों को, बल्कि उससे जुड़े दूसरे लोग भी, जैसे सुअर, पिगलेट और मांस का विपणन करने वाले भी लाभान्वित हो रहे हैं। पोर्क की मांग आज दिनों दिन बढ़ रही है और इसलिए असम राज्य में सुअर पालन ने अपनी एक मजबूत जगह बना ली है।